वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। पहले जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ रहे हैं उनको दो क्लास के वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है ताकि उनको क्लास अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, पिंड को आवेशित करने के पिंड को आवेशित करने के तीन विधि है। ठीक है बेटा, पिंड को आवेशित करने की तीन विधि है। पिंड को आवेशित करने की तीन विधि है। पहला घर्षण, दूसरा चालन विधि। पहला घर्षण, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि। तो किसी भी पिंड को आवेशित करने के तीन विधि है। पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि, तीसरा प्रेरण विधि। ठीक है बेटा, अब हम पहला डिस्कस करते हैं घर्षण विधि। तो पहला डिस्कस करते हैं बच्चों घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या होता है? घर्षण विधि में एक पिंड को दूसरे पिंड से जब रगड़ते हैं तो पिंड जो है आवेशित हो जाता है। पिंड क्या हो जाता है बेटा? आवेशित हो जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं अपन लोग? घर्षण विधि कहते हैं। जब भी हम एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ते हैं तो पिंड क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, अर्थात विद्युतमय हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग घर्षण विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे कांच के क्षण। इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़े कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। जिससे रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है और कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है। ये आपको ध्यान। तो कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है और कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है। इस घर्षण की विधि में खास बात याद रखना, जितना रेशम के कपड़े में ऋण आवेश आएगा उतना ही कांच के छड़ में धन आवेशित आएगा, अर्थात आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। एक और उदाहरण लेते हैं बेटा, कांच के छड़ के स्थान पर एबोनाइट
एबोनाइट के क्षण, क्या लेते हैं बेटा? एबोनाइट के क्षण लेते हैं। एबोनाइट की क्षण को ऊनी कपड़े से जब हम रगड़ते हैं, एबोनाइट के क्षण को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट के क्षण में चले जाते हैं, जिससे एबोनाइट का क्षण ऋण आवेशित हो जाता है और ऊनी कपड़े धन आवेशित हो जाता है। ऊनी कपड़े धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो ये भी क्या है? घर्षण के क्या उदाहरण है, ये भी घर्षण का उदाहरण है। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में और बहुत सारे घर्षण के उदाहरण आपको डेली लाइफ में देखते हैं और महसूस करते होंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार कंघी को सूखे हुए बाल से रगड़ते हैं, तो कंघी में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये जो आवेश उत्पन्न होता है, विद्युतमय हो जाता है कंघी, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है बच्चों? ठीक। दूसरा विधि देखते हैं बेटा, चालन विधि। दूसरा विधि क्या पढ़ते बेटा? चालन विधि। चालन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्शन मेथड। तो चालन विधि को पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको पदार्थ की जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए बच्चों? पदार्थ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है पदार्थ के बारे में। हम कौन से पदार्थ की बात कर रहे हैं? हम पदार्थ के विद्युत आवेश के गति के आधार पर, पदार्थ के विद्युत आवेश के गति के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है चालक, पहला होता है बेटा चालक, पहला होता है चालक। दूसरा विद्युत रोधी, दूसरा विद्युत रोधी, और तीसरा होता है अर्धचालक। तीसरा क्या होता है बेटा? अर्धचालक। तीसरा क्या होता है बेटा? अर्धचालक। ये आपको जान, हमने किसके हिसाब से वर्गीकृत किया है? पदार्थ के विद्युत आवेश के गति के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है चालक, दूसरा होता है विद्युत रोधी, तीसरा होता है अर्धचालक। लेकिन हम इस चैप्टर के अंतर्गत अभी हम केवल इसमें से 2 चीजों का व्याख्या करेंगे, 2 चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्धचालक जो तीसरी पदार्थ है वो हमारे पास पूरा एक चैप्टर है अर्धचालक के नाम पर, इसलिए अभी हम उसको अध्ययन में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। हम अभी केवल क्या अध्ययन करेंगे? चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। ठीक है? तो बेटा अभी हम केवल 2 चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं, चालक और विद्युत रोधी। तो देखो हम चालक और विद्युत रोधी किसको कहते हैं? चालक, सामान्यतः हम चालक किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, हम उसे चालक कहते हैं। उस पदार्थ को चालक कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, हम उसे चालक कहते हैं। और परिभाषा में क्या बोलते हैं? चालक हम उस पदार्थ को भी कहते हैं जिस पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और हम क्या बोलते हैं? सभी धातु, क्या? सभी धातु विद्युत का क्या होते? चालक होते हैं, विद्युत का चालक होते। जैसे Ag यानी कि सिल्वर, Au गोल्ड, Cu कॉपर, एसेट्रा इत्यादि, ये भी क्या विद्युत के चालक होते हैं।
साथ ही साथ मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है, वो भी विद्युत का चालक होता है। वो भी क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर या मानव शरीर, ये भी क्या होते हैं? विद्युत का चालक होते हैं। साथ साथ पृथ्वी को भी हम लोग क्या मानते हैं? चालक मानते हैं। पृथ्वी को भी क्या मानते हैं बेटा? चालक मानते हैं। ये आपको ध्यान। तो चालक किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए एक बार और। वो पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, हम उसे चालक कहते हैं। अर्थात उसमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, हम उसे चालक कहते हैं। सभी धातु भी विद्युत के चालक होते हैं, जैसे Ag, Au, Cu एक्सेट्रा। मनुष्य का शरीर यानी मानव शरीर भी विद्युत का चालक है। साथ ही साथ पृथ्वी भी विद्युत का चालक है। विद्युत रोधी किसको बोलते हैं? विद्युत रोधी हम लोग बोलते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। अर्थात ऐसे पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता है, हम उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, कागज, एबोनाइट का छड़, रबर इत्यादि, साथ ही साथ शुद्ध पानी भी विद्युत रोधी होता है। साथ ही साथ शुद्ध पानी भी विद्युत रोधी होता है। यह आपको ध्यान है। तो विद्युत रोधी किसको बोलते हैं बेटा? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, अर्थात ऐसे पदार्थ में विद्युत का आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता है, ऐसे पदार्थ को हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच है, कागज है, रबर है, एबोनाइट का छड़ है, एक्सेट्रा। और शुद्ध पानी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या सीखा? चालक क्या है और विद्युत रोधी क्या है। थोड़ा और देखते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज करते ये हमारे पास एक चालक पिंड है। क्या है बेटा? चालक पिंड। क्या है बेटा? चालक पिंड। अब इस चालक पिंड को हम आवेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आवेश। जैसे हम इस चालक पिंड को आवेश देते हैं, तो यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जैसे हम चालक पिंड को आवेश देते हैं, यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। चाहे आवेश धन आवेश दीजिए, चाहे आवेश ऋण आवेश दीजिए। क्या दीजिए बेटा? ऋण आवेश। ऋण आवेश भी देंगे तो क्या होगा? यह पूरा का पूरा जो आवेश होगा, ये चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। एक समान रूप से वितरित हो जाते। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि हम प्लस आवेश दे रहे हैं, अगर ये पिंड धनावेशित हो रहा है, तो इसका हम सेंस क्या निकालेंगे? इसका मतलब यह होगा कि हमने इस चालक पिंड से इलेक्ट्रॉन को भगाए होंगे, तभी तो धनावेशित हुआ होगा। सोचो, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को जब तक हम नहीं भगाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम नहीं करेंगे, तब तक क्या धनावेशित हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जब हम बोलते हैं कि चालक में पूरा का पूरा ऋण आवेशित है, इसका मतलब हम इस चालक में क्या ऐड किए होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे, तभी तो ऋण आवेशित आया होगा। ये आपको समझ, तो इसका सेंस को भी आपको समझना है कि धनावेशित का मतलब क्या है, ऋण आवेशित का मतलब क्या है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए बेटा, सेट रहना चाहिए अच्छे से कि धनावेशित का सेंस क्या है, ऋण आवेशित का सेंस क्या है। ये आपको ध्यान हमेशा याद रखना। चालक में जो आवेश होते हैं वो पूरे के पूरे कहां वितरित होते हैं? सतह में वितरित हो। कैसे वितरित होते हैं? एक समान। एक समान का मतलब क्या? जैसे किसी भी आकृति का बर्तन लीजिए, किसी भी आकृति का
बर्तन लीजिए और उस बर्तन में अगर आप पानी डालेंगे तो हमेशा देखना बर्तन की आकृति कैसे भी हो, लेकिन पानी का जो तल होता है वो हमेशा एक समान रहता है। पानी का तल यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। ठीक लाइकवाइज उसी प्रकार चालक की सतह पर भी आवेश भी एक समान रूप से वितरित होंगे। कैसे वितरित होंगे? एक समान रूप से। चाहे आप धन आवेश दो, चाहे आप पिंड को ऋण आवेश दो, चाहे आप धन आवेश दो, चाहे आप ऋण आवेश दो। अगर यही पिंड विद्युत रोधी होता, क्या होता बेटा? विद्युत रोधी होता। अगर यही पिंड विद्युत रोधी होता, यानी कि इंसुलेटर बॉडी होता, इंसुलेटर बॉडी होता विद्युत रोधी, तब यह आवेश क्या होता? तब यह आवेश पूरे पिंड में, तब यह आवेश क्या होता? पूरे पिंड में एक समान रूप से वितरित होता। मान लो हमने उसको क्या आवेश दिया है? प्लस क्यू आवेश, तो पूरा का पूरा प्लस क्यू आवेश इसके पूरे वितरित होगा पूरे पिंड में, पूरे पिंड में। अब पूरे पिंड का मतलब क्या है तो मैं बताता हूं, थोड़ा देखिए ध्यान से। हमने माना चाहे धन आवेश दे पिंड को या ऋण आवेश दे, ये पूरा का पूरा जो आवेश होगा ये पूरे होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो अगर ये चालक, ये जो पिंड है गोला होता, क्या होता? गोला। गोला मतलब स्फीयर, तो ये आवेश जो होगा उसके पूरे आयतन में वितरित होगा, ये कहने का। जबकि यहां पर अगर ये गोला होता तो ये उसकी सतह पर वितरित होता। क्या होता? सतह पर वितरित होता। सतह पर वितरित होता मतलब उसके केवल क्षेत्रफल में वितरित होता, सरफेस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे यहाँ चार्ज। लेकिन यहाँ पूरा पूरा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? उसके आयतन में वितरित हो रहा है। कहाँ वितरित हो रहा है? आयतन में। ये दोनों में फर्क है। पिंड को आवेश देते हैं तो ये पूरे पूरे वो आवेश उसके आयतन में वितरित होता है, अर्थात पूरे पिंड में वितरित होता है। अब ये डिपेंड करता है कि पिंड कैसी है, उसके अनुसार से हम वहां पर बात करेंगे कि आवेश वहां कहां वितरित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा? गुड। ठीक है बेटा, अब हम चालन विधि पढ़ने के लिए लायक हो गए। अब हम क्या पढ़ने के लायक हो गए? चालन विधि। तो चालन विधि के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले एक आवेशित पिंड लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा? आवेशित पिंड। सबसे पहले क्या लेंगे? आवेशित पिंड लेते हैं। चार्जिंग बॉडी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्जिंग बॉडी। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन लोग? आवेशित पिंड अर्थात चार्जिंग बॉडी लेंगे। अब जब हम चार्जिंग बॉडी ले रहे हैं और मैं आपको ऐसा लिखूं कि प्लस क्यू आवेश मैंने इस पिंड को दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है, और अगर मैं आपको ऐसा शो कर रहा हूं कि यह आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है, तो आपको समझ जाना चाहिए पिंड कैसा है? चालक। कैसा पिंड है बेटा? चालक। क्योंकि देखो आवेश कहां वितरित है? यहां पर केवल सतह पर वितरित है। तो हम चालन विधि के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक आवेशित पिंड लेते हैं अर्थात चार्जिंग बॉडी लेते हैं। और इस चार्जिंग बॉडी में चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इसी के साथ हम एक और चीज लेते हैं, बिल्कुल इसी पिंड के समान अनचार्ज बॉडी लेते हैं। क्या लेते हैं? अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी मतलब अनावेशित पिंड, अनावेशित पिंड, अनावेशित पिंड, अनचार्ज बॉडी। क्या लेते बेटा? अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, दोनों कैसे होना चाहिए? एक जैसे। तो चार्जिंग बॉडी ले रहे हैं और अनचार्ज बॉडी ले। अभी हम कैसे ले रहे हैं? दोनों बॉडी कैसे होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एक समान। ठीक, गुड। आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे अगर ये अनावेशित पिंड चालक बॉडी के जैसा ना हो, साइज और शेप में अगर ये इससे डिफरेंट होगा तो कैसे आवेश आएगा। लेकिन अभी हम शुरुआत के दौर पर, इनिशियल समय में, अभी के लिए आपके लिए हम कैसा बॉडी यूज कर रहे हैं? अनचार्ज बॉडी। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? अनचार्ज बॉडी। तो एक हमने क्या लिया? आवेशित पिंड। दूसरा क्या लिया? अनावेशित पिंड। अनावेशित पिंड कैसा होना चाहिए? आवेशित पिंड के समान ही होना चाहिए। अगर ये चालक है तो ये भी चालक होना चाहिए, अगर ये गोला है तो ये भी गोला होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? चालन विधि के लिए चार्जिंग बॉडी और अनचार्ज बॉडी को संपर्क में ले लेते हैं। कहां कर रहे हैं बेटा? संपर्क में ला रहे हैं। देखो, चार्जिंग बॉडी और अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के संपर्क में ला रहे हैं। संपर्क में ला रहे मतलब टच करा रहे हैं।
कहला रहे टच करा रहे, फिजिकली टच ना, कांटेक्ट में आना चाहिए। जैसे ये पेन है एक और ये दूसरा पेन, तो ये दोनों का टच होना चाहिए, ऐसे टच होना चाहिए बेटा, संपर्क होना चाहिए। हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कांटेक्ट। जैसे हम कांटेक्ट में रखते हैं अनचार्ज बॉडी को, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण अनावेशित पिंड भी आवेशित हो जाता है। क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे हम अनावेशित पिंड, जैसे ही अनावेशित पिंड को आवेशित पिंड के संपर्क में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण अनावेशित पिंड भी आवेशित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? आफ्टर द कॉन्टैक्ट, आफ्टर द कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट, संपर्क के बाद, संपर्क के बाद, संपर्क के बाद क्या हो जाएगा? अनावेशित पिंड तो आवेशित हो गया, लेकिन कितना आवेश आएगा, कितना आवेश आएगा, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आवेश होता है चालन विधि में, अनावेशित पिंड में भी इक्वल इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अर्थात आवेशित पिंड में आवेश कितना था बेटा? कैपिटल क्यू। अनावेशित पिंड में आवेश कितना था? 0। तो अब आवेश कितना होगा दोनों में? बाई 2। औसत निकाल देंगे बेटा, दोनों में क्या आएगा? कैपिटल क्यू बाई 2, कैपिटल क्यू बाई 2। तो दोनों में अब आवेश क्या होगा? कैपिटल क्यू बाई 2, कैपिटल क्यू बाई 2। ये आपको ध्यान। तो चालन विधि में अनावेशित पिंड पर जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आवेश जो आता है वो हमेशा कैसा आता है? समान रूप से आता है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है या समान रूप से वितरित होता है। ये एक बार और देखो बेटा, आवेशित पिंड अपने में से क्या कर रहा है? आवेश को खो रहा है। अनावेशित पिंड क्या कर रहा है? आवेश को ग्रहण कर रहा है। जितना ये आवेश ग्रहण किया उतना ही आवेश लूज करता है। यहां भी क्या होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है, यहां भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। यह आपको ध्यान रखना। तो चालन विधि के लिए मस्ट भी है, दोनों पिंड आपस में संपर्क में आना चाहिए। और ये क्यों आवेशित होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। और इसमें आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा? समान रूप से वितरित होगा। अगर ये प्लस क्यू बाई 2 था तो यहाँ कितना मिलेगा? प्लस क्यू बाई 2, प्लस क्यू बाई 2। अगर ये माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू बाई 2 और माइनस क्यू बाई 2। हमेशा आवेश का यहाँ पर समान रूप से वितरण